नमस्ते मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम योगों की श्रृंखला में चतुर्दश जो श्रृंखला है, कड़ी है, पुष्प है मालिका में, ऐसा जो भी आप समझे, उसमें मैं सीधे योग पर न जाते हुए, हमने अभी तक 13 योगों को देख ही लिया है। अब मेरा मानस यह है कि मैं पंच महापुरुष योगों के बारे में बात करूं। अब ये पंच महापुरुष योगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संभाषण है ये तो मैं छोटा रखना चाहता हूँ। देखिए आप कितने मिनट लगते हैं, मैं 20 मिनट से भी कम में 10 मिनट में खत्म करने का मेरा मानस है। ये संभाषण है कि पंचमहापुरुष योगों को पंचमहापुरुष क्यों कहा होगा और इसका आधार क्या है और इसमें संभावना क्या होती है। ये पार्श्वभूमि के बाद फिर अगला जो संभाषण होगा उसमें हम रुचक महापुरुष योग से उसकी शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। जो भी भाषा आपको उर्दू हिंदी अच्छी लगती है तो शुरुआत अच्छा शब्द है, करेंगे। श्री गणेशा हम बोलते हैं, करेंगे। तो वो 5 योगों को फिर हम देखेंगे। इस संभाषण में हम इसे संक्षिप्त रखने की मैं कोशिश करूंगा। खैर मैं संक्षिप्त बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात तो हूँ नहीं, परंतु जहाँ तक के हो सके मैं उसे संक्षिप्त रखना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे कि ये पंच महापुरुष योग सुने तो सबने हैं, आप ज्योतिषी आप तो उसको जानते भी हैं, परंतु आपको जैसा मालूम मैं हर योग के गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ कि इसका कारण क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा है आदि। जो मेरी आदत है वही है, पर वो 5 योगों में हर वक्त वही बोलने के एवज में मैं ये सोचता हूँ कि हम इसकी पार्श्वभूमि थोड़ी समझ लें। पराशर जी ने क्या कहा है, अथ वक्षा है ना, मतलब बोलते मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पंच महापुरुष लक्षणम, 5 महापुरुष योगों के, योग नहीं बोलते वो, आप समझना चाहिए क्योंकि वो योगों के अध्याय में आता है। वो मैं आज बताता हूं। स्वभोच्च गतम केंद्र स्थिर बलिभिश्च कुजादिभिः। भ का अर्थ राशि होता है। स्वभोच्च खुद के राशि में या खुद के उच्च स्थान में, केंद्र स्थित और बली होकर। बलिभिष्ट, ये बलिभिष्ट हम कई बार भूल जाते हैं और मैं इसके ऊपर इसलिए थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं कि कुछ थोड़ा हम समझे उसके बारे में। समझे यानी बलिभिष्ट के बारे में नहीं, इसके योगों में ये योग होने के बावजूद हमें कई बार उसके प्रभाव परिणाम भिन्न क्यों दिखाई देते हैं उसके बारे में। कुज आदि भी यानी कुज आदि, तो मंगल से शुरू कर आगे जो 5 ग्रह हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। यहां पर हमें समझना है कि पंच महापुरुष योगों में सूर्य और चंद्र को नहीं माना जाता, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। माना नहीं जाता तो गलत शब्द हो जाएगा मेरा, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। अब ये प्रश्न ये है कि भाई क्यों नहीं पकड़ा जाता और ये पंच महापुरुष में क्या है। देखो हमारे शास्त्रों के हिसाब से सूर्य ये आत्मा का अर्थात आत्मबल का प्रतिनिधि करता है और चंद्र ये मन का प्रतिनिधि करता है। सूर्य जो है ये जब बलशाली हो जाता है तो कभी कभी वो क्षति भी पहुंचाता है। और आपने मुझे खात्री है कि आपने वो देखा होगा कि एक ऐसा योग कहा गया है कि यदि सूर्य सिंह राशि में लग्नस्थ हो तो वो उसको रतौंधी हो जाती है, रात को बराबर दिखता नहीं, उसकी दृष्टि खराब हो जाती है। इसका मतलब बलवान सूर्य केंद्र में बैठकर ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो अच्छे ही केवल फल देता, वो अच्छे फल तो कुछ देता ही है, सवाल ही नहीं, आत्मबल तो रहेगा उसको, परंतु उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। चंद्र भी मन है, ये चंद्र ज़्यादा बलवान हो गया तो ये थोड़ा चंचल भी हो जाएगा, क्योंकि चंचलता ये चंद्र का मूल धर्म है, इसीलिए वो हमको रोज उसी आकार का कभी नहीं देता। फिर इन दोनों में और भी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने जैसा बोला कि जब हम इसी में मैं जब आगे जाऊंगा उसके बारे में बात करूंगा। परंतु ये जो पंच महापुरुष जो है, ये जो 5 ग्रह है, ये 5 तत्वों को दिखाते हैं। ये 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, पंच तत्वात्मक जो शरीर है,
इनको पंचमहाभूत कहा गया। इसमें क्या है? तो मंगल यानी तेज है, आपको तो मालूम है? फिर बुध जो है ये गंध है, गुरु जो है तो वो आकाश है ना? तो हम ऐसा करते जाते हैं। और शुक्र जो है वो रसना है। तो इस प्रकार से हम जाते हैं एक एक को पकड़ते हुए। और शनि जो है ये वायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पांचों जो है रसगंध तेज वायु आदि जो है आकाश, ये पांचों तत्वों को ये पांच ग्रह इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर हमें हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है इनको थोड़ा सा पढ़ लिए तो समझना शायद आसान हो जाएगा। और मेरी गलती है तो मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगता है। और ये बलवान होने के बाद ये पंचमहापुरुष कहा जाता है। इनको पुरुषों की कल्पना दिया। हमें मालूम है, हमने काल को भी काल पुरुष के रूप में देखा है ना? राशि चक्र को हम काल पुरुष के एक प्रतिमा के रूप में देखते हैं। यहाँ पर भी इनको महापुरुष के तत्वों को पुरुष के रूप में, क्योंकि पांचों तत्व होने के बगैर कुछ क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिएशन बोलते हैं, उत्पत्ति, कोई चीज़ जो हमें ठोस दिखे ऐसी नहीं रहती। बाकी तो सब कल्पना है। आत्मा हमें दिखता नहीं है, हमें मन भी हमें दिखता नहीं है। और हम जब जिंदा रहते तभी तक ये दोनों हमारे साथ रहते, उसके बाद वो चले जाते। पर ये पंच महाभूत जो है ये हमारे शरीर के रूप में रहते हैं। ये बाद में फिर पृथ्वी में वापस चले जाते हैं। हिंदू होंगे तो उसको हम अग्नि दे देते हैं, परंतु उसकी जो रक्षा है वो फिर भी जमीन में जाती है। वो पानी के जरिए जमीन में जाती है। पांचों तत्वों का वहाँ पर भी प्रयोग होता है, इसे आप ख्याल करेंगे। और इनको महत तत्व कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गलत नहीं होगा, तो जब जगत की निर्मिति के बारे में पाराशर जी ने बोला है, पहले ही अध्याय में बोला है बृहत पाराशरी के, उसमें आपको उसका वर्णन समझ आए। और इनमें अहंकार होता है। अहंकार का मतलब कि मैं अहम हूं, मैं कुछ अलग हूं, ऐसी भावना रहती है। तो इसलिए इन्हें पंच महापुरुष कहा गया। अब यहां पर समझना ये है हमें कि देखिए, खुद के राशि में केंद्र को बल प्राप्त रहता है, इसे कभी न भूलिए। मैंने मेरे ख्याल से पहले भी कहीं ना कहीं किसी ने किसी संभाषण में कहा है कि बल जो है वो तो केंद्र से आता है, और ज्ञान और कर्तव्यों की भावना ये त्रिकोणों से आती है। और इसीलिए दोनों का मिलन होने के बाद में राजयोग होता है, ऐसा कहा गया है। और इसीलिए केंद्रों को विष्णु स्थान कहा गया और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा गया। विष्णु क्या करते हैं? ये जगत का पालन करते हैं। पालन के लिए शक्ति लगती है, लक्ष्मी तो लगती है, लक्ष्मी तो केवल सहारा देती है, परंतु विष्णु कर्म करते हैं, है ना? हमारे दुष्प्रवृत्तियों को भी नष्ट करने वाले वगैरह भगवानों में जब हम देखते तो वो विष्णु अपना सुदर्शन चक्र आदि चला देते हैं, है ना? बुध भी उनके अधिदेवता वो बुध के हैं, आपको पता है। तो हम विषय से तो भटके नहीं, परंतु इसलिए केंद्र में बल होने की वजह से और उसमें ये पंचमहाभूत बली होने की वजह से नैसर्गिक है कि कुछ न कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें भी थोड़ा फिर हमें आगे सोचना है कि वहां पर केंद्र से तो बोला है, फिर बलि भी इसका मतलब बलवान। ये कहाँ से बल आ गया? क्योंकि वो तो खुद के राशि में होंगे तो हम बलवान समझते हैं, खुद के उच्च में होंगे तो हम बलवान समझते हैं। फिर ये क्या बलिभीष्ट है? तो यहां हमें ये समझना चाहिए कि नवमांशों में भी उसे बल प्राप्त हो रहा है। आगे जैसे हम जाएंगे और जब हम रुचक आदि योगों के परिणाम देखेंगे तो हमें वो बहुत भारी दिखेंगे और हमें कई बार ऐसा लगेगा कि इसमें रुचक योग तो है पर इतने तो परिणाम नहीं है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो पृष्ठभूमि उसकी सोच रहे हैं, ये इसी के लिए ये संभाषण केवल पृष्ठभूमि का है या पार्श्वभूमि का है कि आधार क्या हो सकता है और इसे हमने किस अर्थ में लेना चाहिए। जब मैं वैयक्तिक योगों पर बोलूँगा, 5 योग हैं वो,
तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ ना कुछ बोलूँगा ही, क्योंकि ऐसा भी मैं लिखा हुआ पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे आता भी नहीं है, तो मैं कैसा पढ़ूँगा लिखा हुआ। मैंने पढ़ना तो आता, पर मुझे उसकी आदत नहीं है पढ़ा हुआ लिख के बोलने की, परंतु वो तो आएगा ही। परंतु हमें पहले तो ये समझना है कि ये उच्च के स्थान में है ना 4 जगह रह सकते हैं हर ग्रह के इनमें से, क्योंकि रवि चंद्र तो हमने निकाल ही दिए, तो उनका कोई संबंध नहीं आता है। इनमें हर ग्रह को 2 राशियों पे अधिपत्य है। ये दोनों राशियां जो है ये 4, 4, 8 यानी कम से कम 12 जगह, 12 विभिन्न परिस्थितियों में रुचक योग के ही 12 रूप रहेंगे। और ये तो समझना आसान है कि सभी रूप सरीखे हो नहीं सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। गणित शास्त्र में भी ऐसा ही है कि सब चीज़ें वैसी नहीं होती। सूर्य देवता ने कहा है, सूर्य देवता की जगह मैं तो थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, उनके पुरुष रूप जो अंश उन्होंने दिया था मायासुर को सिखाने के लिए सूर्य सिद्धांत, तो उसने कहा है कि ये ऐसा तो है, पर काल के प्रभाव में ये भी बदल जाएंगे, ग्रह भी बदल जाएंगे, नक्षत्र भी बदल जाएंगे, ध्रुव तारे भी बदल जाएंगे आदि, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो नैसर्गिक है कि एक ही योग यदि अलग अलग जगह होगा तो उसका परिणाम अलग होगा। 12 जगह केवल मंगल की स्थिति होने से 12 प्रकार के परिणाम आते हैं। अब यदि नवमांश में वो बली हो या दुर्बल हो तो उसके परिणाम फिर और बदल जाएंगे, इतने ही 12 और हो जाएंगे, है ना। शत्रु स्थान में तो वो रहेंगे नहीं, तो शत्रु स्थान का तो संबंध फिर और कुछ है क्या। मेरे मतानुसार है वो दिग्बल है। दिग्बल का अर्थ एक एक स्थिति में एक एक ग्रह को शक्ति प्राप्त होती है, आपको मालूम है, उसको दिग्बल बोलते हैं। अंग्रेजी में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, दिशा का बल, किस दिशा में कौन सा ग्रह बली है, ये अलग एक शास्त्र है। तो इसी का अर्थ ऐसा हो गया कि यदि वो दशम भाव में सूर्य या मंगल है तो उनको दिग्बल प्राप्त होगा, तो दशम भाव में रुचक योग यदि होता है वो शायद ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना। इस प्रकार से उसे हमें देखना है। रुचक योग लग्न में है तो 50% तो शक्ति उसमें रहेगी, वो तो रहेगी, है ना, क्योंकि वो खुद के राशि में या अपने उच्च राशि में बैठा है। हो सकता है वृश्चिक में हो सकता है वो मूल त्रिकोण मेष में हो, मूल त्रिकोण में सहसा, और शायद उसकी शक्ति होगी। फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके परिणाम देते वक्त वो ग्रह क्रूर है या सौम्य है, इसको सोचते हुए भी हमें उसकी कितनी क्षमता होना चाहिए ताकि उसके शुभ फल मिलेंगे, इसका भी अंदाज लेना जरूरी पड़ जाएगा। इसे हम न भूलें। इसे भूलने से इनके परिणाम हम पढ़ते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि पंचमहापुरुष, दो पंचमहापुरुष है, उसमें से एक ही कामयाब होगा, ऐसा कहा जाता है। कौन सा कामयाब होगा, अर्थात जो ज्यादा बली होगा वही कामयाब होगा। इसे भी हमें याद रखना है। उसके बाद में तत्वों को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, पर तत्व समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, शायद उसमें मैं संभवतः मैं जब उस पर हर एक पंच महापुरुष योग जो 5 है उनके बारे में जब अलग अलग बोलूँगा आगे के संभाषणों में, तब संभवतः मैं उस पर कुछ टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे मालूम नहीं, मैं करूँगा नहीं। मैं जब उसको पढ़ने लगता हूँ तो फिर मैं बोलना चालू करता हूँ, तो कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता होगा कि इसका कुछ अकल है नहीं, कुछ तो बोलते रहता है, आदमी ऐसा लगे तो भी कोई हरकत नहीं है, मुझे वो भी मालूम है। तो इसलिए उसके साथ यदि दूसरा ग्रह आ गया तो क्या हो जाएगा, इसे भी हमें सोचना है। रवि आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी शक्ति निश्चित रूप से क्षीण हो जाएगी, क्योंकि रवि के साथ में हम बहुत नजदीक होगा तो वो तो अस्थि हो जाएगा, पर रवि के साथ में सभी राजा के साथ में बाकी सब प्रजा जो रहती है ना, वो थोड़ी दुर्बल ही रहती है। चंद्र होगा तो उसमें थोड़ी सी चंचलता आ सकती है। हो सकता है कि दोनों मित्र होने से अच्छे भी प्रभाव आ जाए, तो इसका हमें अंदाजा हर वक्त लेना पड़ता है। सहसा चंद्र साथ में होगा, मेरा मानना ऐसा है कि वो रुचक योग ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए होगा कि चंद्र के साथ समागम से ग्रह को बल मिलता है।
इस तत्व को भी हमने भूलना है। सूर्य के साथ जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती है, तो चंद्र के साथ समागम के, उसे समागम कहते हैं। जब चंद्र के साथ रहता है, अस्त नहीं कहते, अस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्र की वो आभा है नहीं सूर्य के समान कि दूसरे को अस्त कर दे, तो उसे बल मिलता है। इसे हमें सोचना पड़ेगा। अब वहाँ राहु केतु आ जाए तो वो बल उसका खा लेते हैं खुद, इसे भी हमें समझना चाहिए। अब ये फिर प्रश्न आएगा कि यदि राहु और केतु अकेले होंगे तो हम क्या मानना, क्योंकि उन्हें तो उसी घर के अधिपति के वो प्रभाव देते हैं, है ना। फिर वहाँ पर हमें बंद समय राहु कुजवत केतु को सोचना पड़ेगा कि कुज के मित्र के घर, यदि कुज के मित्र के घर में केतु बैठा है तो वो हाँ हो सकता है कि पंचमहापुरुषों के भी फल दे सके। उसके बारे में बोले तो नहीं है, पर ये शास्त्र वचन जो खाली तो नहीं जाएगा। शायद इसीलिए सप्तम में राहु यदि केंद्र में होगा तो बहुत बड़ा राजयोग कहता है, ऐसा कहते हैं। केंद्र में सभी जगह होता है, सप्तम में ज़्यादा होता है। इसका कारण शनि को सप्तम में दिग्बल प्राप्त होता है। नैसर्गिक कुंडली में वो शुक्र की राशि है जो शनि के मित्र की राशि है, और राहु का भी स्वभाव शनि के समान होने से संभवतः ऐसा कहा गया है। ऐसा ही कहा होगा, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ, उतने बोलने की मेरी क्षमता भी नहीं है, मेरी योग्यता भी नहीं है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि हमारे ऋषियों ने जब भी कोई किसी योग की बात की है, उसके पीछे कुछ न कुछ शास्त्रीय आधार जरूर है, और वो ढूंढने की मेरी कोशिश रहती है। और जो मुझे समझता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसलिए इसे हमको समझ के उसका, नहीं तो क्या है, वो हम पढ़ देते हैं ये दिगंत कीर्ति रहेगी, ये बड़ा राजा रहेगा, महाराजा रहेगा, ऐसा बोलना चालू कर देते हैं, और बाद में फिर वो होता नहीं है तो हमें बुरा लगता है। इन योगों के साथ बाकी भी जो योग है इन्हें भी याद रखना है, जिसमें हमने भावाधिपति कहाँ होने से क्या होता है इसके बारे में जो श्रृंखला हमारी चालू है अभी, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो श्रृंखला चालू है, ये तो थोड़े बाद में आएंगे। तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से ग्रह का अधिपति कहाँ बैठ गया, कौन से भाव का कहाँ बैठा। नैसर्गिक है कि उस भाव का वहाँ बैठेगा नहीं, केंद्र में जाएगा नहीं, परंतु अष्टमेश होके मंगल केंद्र में रह के खुद के राशि में रह सकता है, या षष्ठेश होके भी अपने राशि में रह के केंद्र स्थान में स्थित हो सकता है। तो इसे न भूलिए। तो इसके साथ फिर कौन से भाव का अधिपति कहाँ बैठा, इसीलिए मैंने भाव का अधिपति कहाँ बैठता है, उसके क्या फल संभवता हो सकते हैं, संभावना क्या है, उसके बारे में पहले भाषण कर दिया है, ताकि ये सब जो ज्ञान है वो उसको, वो जो नींव है उसके ऊपर ये इमारत हमने बढ़ाते जाना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य का तो सही होगा, शास्त्र कभी भी बदनाम नहीं होगा। और मेरी ऐसी इच्छा है कि जहाँ तक मेरे से हो सके शास्त्र के पीछे का, शास्त्र शुद्ध जो तर्क ज्ञान है, उसे मैं जिस तरह से समझता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँ। मैंने बोला था कि मैं 10 मिनट में ख़त्म करूँगा, पर ऐसा दिख रहा है, ये रिकॉर्डिंग होता है तो सामने दिखते रहता है। मैं तो ऐसे छोटे मोटे इस पर रिकॉर्ड करते रहता हूँ खुद ही। तो कि 18 मिनट हो गए हैं, तो मैंने मेरा समय मैं कभी भी पाल नहीं सकता जो बताता हूँ। तो मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रजनी।